अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन। यकम अक्टूबर 2024 को ख़त्म हुए कुछ घंटे बीत चुके हैं। 2 अक्टूबर 2024 शुरू हो रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान के अंदर और मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान में एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल डेवलप कर रही है। ये जो खौफनाक सूरत हाल डेवलप कर रही है पाकिस्तान के अंदर मशरिक़ वस्ता में, इसके लिए चंद अशख़ास, सिर्फ़ चंद अशख़ास ऐसे हैं जिनकी खुदगर्ज़ी, ज़ाती लालच, रुपए पैसे का लालच या उनकी जो अनापरस्ती और अनाद है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मशरिक़ वस्ता में जो क्राइसिस हम इस वक़्त देख रहे हैं, उसके लिए तो तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बीबी नेतन्याहू के कंधों पे आती है, जिन्होंने सेटलर माफ़िया, जो इसराइली सेटलर माफ़िया है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से एक वायबल टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो तकरीबन वो दफन हो गया। फिर उसको मुकम्मल दफन करने के लिए और नाकाम बनाने के लिए उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड्स का शोशा छोड़ा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, और इसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस, उनकी जो ज़ाती खुदगर्जी और उनकी नाआकबत अंदेशी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने इस अब्राहमिक अकॉर्ड को, और ख़ास करके यूएई ने और अरब रियासतों ने अब्राहमिक अकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए मशरिक़ वस्ता की ओवरऑल सूरत हाल जो थी उसे नज़रअंदाज किया। फ़लस्तीनियों के इंटरेस्ट और उनके मुस्तकबिल को बिल्कुल पसे पुश्त उन्होंने डाल दिया, और अपनी ज़ाती खुदगर्जी में, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में उन्होंने आगे चलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो डेस्परेट मोमेंट आया, जैसे हम 7 अक्टूबर 2023 कहते हैं, और उसके नतीजे में रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री, जबकि हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में अब तक एक अंदाज़न 40,000 से 50,000 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और ये तबाही रुकने का नाम नहीं लेती। और इस वक्त ईरान के बारे में मैं बहुत ज़्यादा वरिड और परेशान हूँ। पाकिस्तान के बारे में भी मैं उतना ही परेशान हूँ, बिकॉज़ इस वक्त लोगों को लग रहा है कि सिर्फ कुछ आइनी तरमीम होने चली हैं, जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, जिसके अंदर मैं देखता हूँ जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसमें चंद अशख़ास का जो ज़ाती लालच है, रुपए पैसे का लालच है। मतलब जनरल बाजवा जो हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच की कहानी है, रुपए पैसे की कहानी है, और नवाज़ शरीफ का रुपए पैसे के लालच के अलावा अनापरस्ती है, और काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का सिर्फ़ लालच है, और वो अपनी एक नौकरी को बचाने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसमें उनकी अना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक तबाही के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान को इस तबाही के धाने से बचाना है, तो उसमें चंद अगर पाकिस्तान को इस मुमकिन तबाही से, जिस तबाही के धाने पे इस वक़्त पाकिस्तान खड़ा है, जिसे महज़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कहा जा रहा है, अगर इस तबाही से पाकिस्तान को बचाना है, तो अभी भी इस स्टेज के ऊपर कुछ इदारे, कुछ एसोसिएशंस, कुछ ऑर्गनाइज़ेशन, कुछ शख्सियात जो हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, मेरे ज़हन में ख़्याल आता है मौलाना फज़ल रहमान का, मेरे ज़हन में ख़्याल आता है जमात इस्लामी की लीडरशिप का, ऑफ़ कोर्स मेरे ज़हन में ख़्याल आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की लीडरशिप का, वकला की तहरीकों का, मुख्तलिफ़ मीडिया ऑर्गनाइज़ेशंस का, मीडिया के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का। ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चीज़ों को समझ सकें। इस हवाले से चंद फैक्ट्स, उस पे क्विक एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें, और इसके ऊपर होने वाली डिबेट जो है उसमें हिस्सा लें। अब चलते हैं पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की तरफ। एक कमेंट ऐड कर दूं कि अगर मुझे मौका मिला, वक्त रह गया, तो मैं उन तमाम लोगों को कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो अक्सर कमेंट करते हैं कि आपने हसन नसरुल्लाह को या किसी और को शहीद क्यों नहीं कहा, और शायद इस्लाम से आप वाकिफ़ नहीं हैं। मुझे अगर वक्त मिल सका टुवर्ड्स द एंड, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। अब चलते हैं उस सूरत हाल की तरफ जिसका नाम है काजी फ़ायज़ ईसा। आर्टिकल 63 ए के हवाले से काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बेंच की कहानी, चर्चा तो मुझसे और वीलॉगर से, तमाम मीडिया से मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ अल्फाज में आप गुज़श्ता 48 घंटों से मसलसल सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं क्विकली इस तरफ चलूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज क्या गुल खिलाए हैं और उनमें क्या ख़राबी है, मैं इतना फिर कहना चाहूँगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है, नंगे दीन, नंगे वतन, नंगे ईमान जो है, इतना बेशरम, इतना बेहया, इतना खुदगर्ज़ आदमी, जो अपनी 2 टके की नौकरी की खातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम अदलिया और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इससे ज़्यादा बेशरम और बेहया आदमी जो है वो पाकिस्तान की तारीख में गुजरा नहीं। बड़े बड़े बुरे लोग गुजरे हैं, लेकिन ये बुरे लोगों का जो है ये बादशाह है। बहरहाल, इस शख्स ने, काजी फ़ायज़ ईसा ने, काजी वक्त ने, आज जो है वो बेंच जो तवक्को थी कि उन्होंने करना है, इन्होंने उस बेंच को, जो आर्टिकल 63 ए का था, उसमें नईम अख़वान साहब का इजाफा किया, जिसमें मुनीब अख्तर साहब बैठ नहीं रहे थे, और यूँ उन्होंने अपना बेंच जो है वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये जो बेंच कंप्लीट करने का प्रोसेस है, इसके अंदर
کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ صورتحال ہے بھی بڑی دلچسپ پاکستان کی اپنی قانونی آئینی تاریخ میں، کیونکہ منیب اختر نے ریکیوز نہیں کیا۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ بینچ اس وقت بنتا ہے جب ایک جسٹس ریکیوز کر دیتا ہے، وہ بینچ کے سامنے آتا ہے، وہ اپنا عذر دیتا ہے، وہ کہتا ہے فار فالوئنگ ریزنز واٹ ایور ریزنز، میری اپنی وجوہات ہیں، میں اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسا پاکستان کی گزشتہ 28-30 مہینوں کی، بلکہ کہہ لیں کچھ سالوں کی جو تاریخ گزری ہے، اس میں متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ جسٹس منیب اختر نے ریکیوز نہیں کیا۔ جب 30 ستمبر کو ان کا پہلا خط سامنے آیا تھا، اب تک وہ 2 خط لکھ چکے ہیں اپنی کلیریفیکیشن کے اور آبجیکشنز کے، لیکن جب ان کا پہلا خط ہمارے سامنے آیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منیب اختر صاحب ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے، خط انہوں نے کیوں لکھا ہے، آخر انہوں نے کیوں ریکیوز نہیں کیا، یا وہ ریکیوز کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ خط میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے آبجیکشن ہے اس بینچ کے بننے پہ، لیکن میں یہ بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ریکیوز نہیں کیا۔ لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان کی وجہ جو ہے نہ ریکیوز نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، اور وہ خط کیوں لکھ رہے ہیں، وہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان میں ایک لیگل کوآرڈینیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ آن ریکارڈ یہ چیز لے کر آ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے، یہ بینچ غیر قانونی ہے، یہ خلاف ایک کنونشن ہے، یہ صحیح نہیں بنا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ ریکارڈ اگر بنا بھی رہے ہیں، یہ ایک ایویڈنس اکٹھی کر بھی رہے ہیں، تو کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کس نے یہ اپیل سننی ہے، کس نے اپنا مائنڈ اس چیز کے اوپر ایکسرسائز کرنا ہے۔ ذہن میں یہ رکھیے کہ آرٹیکل 63A کو ریورس، جو غالباً اب جو دن شروع ہو رہا ہے 2 اکتوبر کو، میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جتنے ڈیسپریٹ ہیں اور جتنی جلدی میں ہیں، اور جس طرح سے شریف سرداری حکومت اور عاصم رجیم ان کے ساتھ ہے، 2 اکتوبر کے اندر ہی یہ اس کا فیصلہ جو ہے سنا دیں گے۔ یہ 3 اکتوبر تک بھی مجھے لگتا ہے انتظار نہیں کریں گے، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشن کا کورٹ کا بننا، جس کے اوپر آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھیں گے، اور باقی سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، ان کی تمام تر جو فیوچر، مستقبل اور پوزیشن ہے، اسے خطرے میں ڈال دیا جائے گا۔ شریف سرداری رجیم کا یہ پلان ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو، منیب اختر کو، اور بہت سے اور جو جج صاحبان ہیں ان کو جو بھی بات نہیں مانے گا، یہ ایک طرح کے پی سی او کی سچویشن ہو رہی ہے، ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لایا جا رہا ہے، تو جو بھی سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں اس نئی بدلتی ہوئی پولیٹیکل ڈائنامک سے ایگری نہیں کریں گے، انہیں فورس کر دیا جائے گا کہ وہ ریزائن کر جائیں۔ یہ اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پاس کیا ہے اور پولیٹیکل پلیئرز کے پاس کیا ہے، اس پہ میں چند کامنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سینئر پیونی جج جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو اپنا خط لکھا ججز کمیٹی کے حوالے سے اور اس بینچ کے بننے کے حوالے سے، اور جس طرح سے منیب اختر صاحب نے خط لکھا ہے اور اس بینچ کا حصہ نہیں بنے، انہوں نے ایک لیگل سچویشن تو اسٹیبلش کر دی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی اپنا کیس اسٹیبلش کرتے ہیں تو پھر اس کیس کو کسی ہائر اتھارٹی نے سننا ہوتا ہے، کسی بڑی عدالت نے، سپریم کورٹ نے، کسی اتھارٹی نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کون سی اتھارٹی ہے جو اس کا فیصلہ کرے گی، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں پاکستان کی تاریخ سے۔ جب 3 نومبر 2007 کو 6 یا 7 سپریم کورٹ کے، میں خیال 7 سپریم کورٹ کے جسٹسز تھے جنہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ مل کے اس وقت کا جنرل مشرف کی جو ایمرجنسی اور اس کا پی سی او کا جو آرڈر تھا، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر، اس کو انہوں نے غلط قرار دیا تھا، اور اس کے بعد وہ ڈیٹین ہو گئے، وہ گرفتار ہو گئے، تو بہت دیر تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن 2009 میں جا کے جب اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تو وہ ایک بدلی ہوئی سیاسی پولیٹیکل ریالٹی، جب گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئیں، عوام سڑکوں پہ نکل آئے، الیکشن ہو گیا، ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی معرض وجود میں آئی، پھر سپریم کورٹ اس کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر سکی تھی، اور اس رونگ کو انہوں نے کریکٹ کیا تھا۔ یہاں منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب نے جس رونگ کے اوپر پوزیشن لی ہے، جس کو وہ ڈاکومنٹ انہوں نے کر دیا ہے، اس کی ریکورس اور اس کی اپیل کس کے پاس ہے؟ میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ اب اس کی اپیل جو ہے وہ صرف پاکستان کے عوام، وکلا کی تحریکوں، سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر کوئی اور ہائر اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، بیکاز اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جو تحریک یا پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف چلانا چاہتی ہے 4 اکتوبر سے 5 اکتوبر سے مختلف شہروں کے اندر، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جتنی زیادہ اس کی اہمیت کو آپ بڑھا دیں اتنا کم ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ ہے اس سے چلنے سے پہلے میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں ایک میٹنگ ہوتی ہے خیبر ہاؤس میں، جہاں جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان کو، اور پھر وہاں پر یہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے، دونوں طرف سے مختلف اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے،
लेबनान के हवाले से, और 7 अक्टूबर की तारीख का एग्री हुआ है, जिसमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के एक एहतजाज और प्रोटेस्ट करेंगे। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के एहतजाज से फ़लस्तीनियों को, लेबनान को, ईरान को, मशरक़ वस्ता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है कि क्या जमात इस्लामी 2 अक्टूबर से कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करने की जो साजिश हो रही है काजी फ़ायज़ ईसा की शक्ल में, क्या उसका रास्ता रोकने के लिए जमात इस्लामी में कोई दमख़म है, कोई इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी है, कोई विजन है कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ, वकला के साथ मिल के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आए, शाहराए दस्तूर में, और इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे? यही सवाल है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। जो बातें तो बहुत करते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि शहीद की एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, मौलाना फजल रहमान तो हमेशा ही तैयार होंगे हसन नसरुल्लाह को शहीद कहने के लिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जब भी किसी क्रूशल मोमेंट में जो फैसला होता है पाकिस्तान को बचाने का, या पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, या मुसलमानों के मुस्तकबिल का, वहाँ कभी मौलाना फजल रहमान ने कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया? इसी तरह मुसलमानों की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर किस्म का इशू उठाती है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, उसका नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP, जिन्होंने अभी रिसेंटली काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ बहुत उन्होंने खप डाली भी थी। क्या इस स्टेज पे पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए TLP आएगी शाहराए दस्तूर के ऊपर? ये चंद सवालात हैं। और फिर ये ठीक है, हमने माना कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल में बड़ा खर्चा किया हुआ है PMLN ने और हुकूमत ने, लेकिन व्हाट अबाउट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, व्हाट अबाउट द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, व्हाट अबाउट द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, व्हाट अबाउट द बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, व्हाट अबाउट द पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन? क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले चंद घंटों में इनके नुमाइंदे या इनके वकला जो हैं वो शाहराए दस्तूर में पहुंचेंगे और यूं 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर तक एक ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा काजी फ़ायज़ ईसा साहब की गैर कानूनी खुदगर्ज हरकतों के खिलाफ जो अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, जिसका रास्ता जो है वो रोका जा सके? ये चंद सवालात हैं मेरे जहन में। हाँ, हम मसलसल सुन रहे हैं कि वकला इकट्ठे हो रहे हैं, 2 अक्टूबर को वकला आएंगे। इससे पहले जो सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा के साथ चंद वकला 100 सवा 100 सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे, वो तो बहुत ही अनइम्प्रेसिव किस्म का शो था। तो अब हमें मसलसल खबरें मिल रही हैं, लोग दावा करते हैं कि आज वकला जो हैं इकट्ठे होंगे। मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे, कितना एक उनका मॉरल इफेक्ट होगा। आज आके बात खड़ी है इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर। और इमरान खान को गुज़िश्ता 24 घंटे में अली अमीन गंडापुर से जब उनकी मुलाकात हुई, तो बताया जाता है कि एक बार फिर उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट या मैसेज कन्वे किया गया कि आप हम पे बड़ी मेहरबानी कर दें एक दफ़ा, और ये जो भी आपकी एहतजाज है 2 अक्टूबर का या 4 अक्टूबर का, ये जो आप शहरों में एहतजाज करना चाहते हैं, फैसलाबाद, मियाँ वाली और इसे कहते हैं बहावलपुर में, इसे चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दें, बिकॉज हमारी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट मीटिंग आ गई है, शंघाई कोऑपरेशन SCO की, जो हेड ऑफ द स्टेट की समिट है इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को। तो उसके लिए चूंकि लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो बड़ा मसला वसला हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा डिले करते हैं। एंड रिपोर्टेडली इमरान खान ने ये कह के इनकार कर दिया कि हमें पहले भी 22 अगस्त को वादे करके मुख्तलिफ शक्लें दिखा के कहानी सुना के आगे कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया था, और हम इस स्टेज पे अपने एहतजाज को, जो बहुत ज़रूरी है, किसी भी सूरत में मुलतवी डिले जो है वो नहीं कर सकते। अब मैं एक कॉमेंट कर दूँ कि ये कितने वैसे अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड जो रियासत इदारे हैं, वह तो मैं इदारे वैसा भी इनको समझता भी नहीं हूँ, लेकिन एक ट्रस्ट होता है। जब आप इंस्टीट्यूशन होते हैं तो आपका एक ट्रस्ट और आपका एक एतमाद होता है। जब आपकी सूरत हाल वो हो जाए, शेर आया शेर आया शेर आया वाले नौजवान की तरह की, आप जब मुंह खोलें झूठ ही बोलें, आप जो भी अपनी सजेशन या अपनी ओपिनियन या अपना एनालिसिस सामने रखें वो झूठ के ऊपर और डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर मबनी हो, तो आपकी यही सूरत हाल हो जाती है कि आपकी बात का कोई जो है वो उसमें किसी किस्म का उसके बारे में कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं होती। अब मैं 2 लफ्ज़ और ये कह दूँ कि जिस चीज़ का कहा जा रहा है उसमें कोई क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है कि असल में SCO का जो समिट इंपॉर्टेंट होता है वो SCO के हेड ऑफ द स्टेट्स का समिट होता है। पाकिस्तान में जो चीज़ होने चली है शहबाज शरीफ की हुकूमत के सामने, वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का समिट। इसमें कोई इंपॉर्टेंट लीडर मेरे ख्याल में नहीं आएगा। मैंने नहीं देखा कि किसी पाकिस्तानी अखबार ने अभी तक ये दावा किया हो कि इसमें कोई काबिल ज़िक्र लीडरशिप दुनिया की आ रही है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बेचारा शहबाज शरीफ ही होगा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। तो ये एक्सक्यूज़ जो दिया भी गया है इमरान खान को, ये बिल्कुल ही एक फिस्टी किस्म का एक्सक्यूज़ था, और इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा किया कि वो इसके रास्ते में फिसले नहीं है। अब ज़रा हम देख लें कि जलसों की क्या कहानी है। जी, जलसे नहीं, प्रोटेस्ट, एहतजाज। अब जो दिन शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर का, 3 बड़े शहरों के अंदर, मियांवाली में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट मार्चेस होंगे, प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा। और इसके पेश नज़र जो पंजाब हुकूमत है जनाब मरियम नवाज़ साहिबा की, उसने रेंजर्स को भी तलब कर लिया है, पुलिस की बड़ी तादाद तो बुलाई गई है, दफ़ा 144/6 लगा दिया गया है, और कंटेनर्स, ट्रक लोड्स, कंटेनर्स, डंपस्टर्स सब हासिल कर लिए गए हैं, रास्ते सड़कें बंद कर दी गई हैं, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी गिरफ्तारियाँ और टारगेटेड अटैक्स, जो टारगेटेड गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो प्रोसेस भी जो है वो शुरू हो चुका है।
अभी अगले 24-36 घंटे जो हैं, ये पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा एक मोमेंटम जनरेट हो सकेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान हैं, मेजॉरिटी जज साहिबान, उनकी मदद कर सके। ये भी देखना है कि जो मेजॉरिटी जज साहिबान हैं, जिन्होंने एक लीगल केस तो इस्टेब्लिश कर लिया है, मुनीब अख्तर और जनाब मंसूर अली शाह साहब ने, वो अब इसको लेके क्या करेंगे? क्या 8 मेजॉरिटी के जज साहिबान जो हैं, जिनका अपना मुस्तकबिल अब खतरे में है, उनकी तमाम तर हैसियत जो है वो खतरे में पड़ चुकी है, क्या वो अगले 24 घंटे में इकट्ठे होकर कोई एक मीटिंग करेंगे? फुल कोर्ट बुलाने की इस्तदा करेंगे? क्या वो 1 के 2 पेज का कोई एक लेटर लिखेंगे जिसमें कहेंगे कि ये जो बेंच बना है, जो बनाया है काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने, ये सरासर गलत बना है और सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जो है वो इस बेंच की तश्कील को और इसके किसी भी फैसले को मानने से इनकार करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस किस्म की मूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर से अगले 24 घंटों में इस किस्म की मूव नहीं होती, और तो फिर बाहर जो भी प्रोटेस्ट आप करेंगे वो भी नाकाफ़ी होगा, और जो प्रोटेस्ट होगा उसकी क्या क्वालिटी होगी, वो कितना एक प्रेशर डालेगा मियाँ वाली से, फैसलाबाद से, बहावलपुर से, ये भी देखना है। और फिर जब पहले इमरान खान ने कहा था कि डी चौक में हम 2 तारीख को मुज़ाहरा करेंगे, 2 तारीख को उस तरफ प्रोटेस्ट करेंगे, मैं तो समझता हूँ कि असल में उस प्रोटेस्ट और एहतजाज का आज 2 अक्टूबर से आगाज़ उसका हो जाना चाहिए। कम से कम उसकी मोबिलाइज़ेशन जो है वो हो जानी चाहिए। लोगों को, वकला को, मुख्तलिफ तहरीकों को वहाँ पहुँचना चाहिए। कुछ कहा भी जा रहा है कि इस हवाले से मुख्तलिफ वकला एसोसिएशंस यहाँ पे पहुँचेंगी। मैंने कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं देखी। बहुत दफ़ा वीलॉग्स के अंदर सोशल मीडिया पे दावे तो कर दिए जाते हैं। मैंने कोई क्रेडिबल चीज़ नहीं देखी कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वकला की, क्या उसने कोई ऐसा फैसला किया है। बिकॉज़ जो पिछला हमने इस हवाले से एक प्रोटेस्ट देखा था, जब मंसूर अली शाह, लतीफ़ खोसा और चंद लोग वहाँ पे थे, तो वो तो उसका तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं था। उसमें सिर्फ़ इंसाफ जो लॉयर्स फोरम है, वो हमें इकट्ठा वहाँ पे, अकेला वहाँ पे हमें नज़र आया। बहरहाल, हैविंग सेड ऑल दिस, जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपके सामने दी है, अगले 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अब सड़कों पे ही होना है। वो अगले 24 घंटों में हो, 24-48 घंटों में हो, अगले 24 हफ्तों में हो, 24 महीनों में हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो अब सड़कों पे ही होना है। अभी मैं इस हवाले से इतना ही कहूँगा और अब चलता हूँ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की तरफ। चलते हैं उस खतरनाक, खौफनाक सूरत हाल की तरफ जो इसराइल और ईरान के दरमियान में मशरिक़ वस्ता में डेवलप कर रही है, जो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता को अपने लपेट में ले सकती है, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए जो मुस्लिम डायस्पोराज हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करती है अगर ये जंग जो है आगे बढ़ती है। अब से चंद घंटे पहले ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ईरान ने बिल आखिर इसराइल के ऊपर सीरीज ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। 100 से लेकर 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल के 2 शहरों में, जेरूसलम में, तल अवीव में दागे गए हैं। इसराइल का जो डोम है डिफेंसिव सिस्टम, उसने कुछ को तो रोका है, लेकिन सब नहीं रुक सके, और ईरान का कहना ये है कि ये सभी जो मिसाइल्स हैं ये मिलिट्री स्पेसिफिक और इंटेलिजेंस टारगेट्स को के ऊपर फेंके गए हैं। नुकसानात क्या हुए हैं इसराइल ने बताया नहीं है, लेकिन नुकसानात डेफिनेटली हुए हैं। फॉर इंस्टेंस इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के हेडक्वार्टर्स भी हिट हुए हैं। ईरान ने ये हमला करने से पहले रशिया को और अमेरिका दोनों को नोटिफाई किया और चंद घंटों का नोटिस भी दिया। ये ईरान की अजीबोगरीब किस्म की एक आदत है, इसे आप कॉशन भी कह सकते हैं, इसे एक सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेड लेवल पे रखने की कोशिश भी है। लेकिन अप्रैल में ईरान ने 24 घंटे का अमेरिका और इसराइल को नोटिस दिया था और बड़े स्लो किस्म के रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे, जिनको ईरान से इसराइल तक पहुंचते हुए कई घंटे लगे थे, और यूं इसराइली बिल्कुल तैयार थे। इस दफ़ा ये ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो अपने टारगेट्स तक 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचे। अब बुनियादी सवाल यह है कि इसराइल और अमेरिका इसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या इसराइल किस चीज़ को टारगेट करेगा ईरान के अंदर, और अमेरिका क्या महज इसराइल को डिफेंड करेगा, जैसा कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर कर भी रहे हैं। अमेरिका के 40,000 सिपाही जो हैं पहले भी इस इलाके में मौजूद हैं, और मज़ीद ट्रूप्स को पहुंचने का हुक्म दिया गया है। और ईरान और के साथ रशिया और चाइना जो हैं वो इस हवाले से क्या करेंगे, ये इंतहाई क्रूशल क्वेश्चंस हैं। जब फ्लोरिडा से निकलते हुए मैंने अपना पिछला लास्ट वीलॉग किया था, तो इस सूरत हाल की तरफ मैंने इशारा तो किया था, और उस वक्त मैंने हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट भी बताई थी। हिजबुल्लाह के एक्टिंग जो इस वक्त हेड हैं नईम कासिम, उनका ये कहना था कि हिजबुल्लाह इसराइल के हमले के लिए तैयार है। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इसराइल और बीबी नेतन्याहू इस किस्म का हमला नहीं करेंगे। उसकी 2-3 वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि रूस के प्राइम मिनिस्टर ईरान पहुंच रहे थे, और अब तक उनकी स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुकी है, जहां रूस के फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा
प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये मुतालबा किया है इसराइल से कि वो साउथ लेबनान से निकल जाए और नेगोशिएशंस के ज़रिए मसाइल का हल करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। दूसरी वजह ये थी कि लेबनान की जो लीडरशिप है उसकी एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई जब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है नजीब मिकाती, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नबी बेरी के साथ मुलाकात की जो स्पीकर हैं लेबनान की असेंबली के, और नबी बेरी को रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता है हिजबुल्लाह का। तो स्टेटमेंट ये थी कि लेबनान की मिलिट्री को डिप्लॉय किया जाएगा साउथ ऑफ द रिवर लिटानी, और वहाँ से हिजबुल्लाह और बाकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वहाँ से निकल सकती हैं, ताकि इसराइल की वो डिमांड जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 जिसे इसराइल ने ही ड्राफ्ट किया था अपना मुंह छुपाने के लिए, अपनी जो उस वक्त उनको शिकस्त हुई थी 2006 में, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कवर डालने के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करने की बात की गई थी कि यहाँ पर यूएन ट्रुप्स आ सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मल जो लेबनीज मिलिट्री जो है आ सकती है, हिजबुल्लाह यहाँ से विड्रॉ कर सकती है। ये इंडिकेशन इस चीज़ की थी, एक ऑलिव ब्रांच थी लेबनीज लीडरशिप की तरफ से। मेरा ख्याल था कि इसराइली इस पे रिलाई करेंगे, लेकिन इसराइलीज़ ने इस पे रिलाई नहीं किया। उसका जो एनालिसिस है वेस्टर्न सोर्सेज से पता चलता है कि इसराइल ने और बीबी नेतन्याहू ने ये तहैया कर लिया है कि हमने ईरान की जो ब्लफ है, उसकी प्रॉक्सीज़ की और ताकत की, उसे हमने कॉल करना है, और हमास को उन्होंने तकरीबन तकरीबन तबाह कर दिया है, उसको बहुत डिग्रेड कर दिया है, और अब वो हिजबुल्लाह के पीछे हैं और वो चाहते हैं कि ईरान का जितना भी एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट इन्फ्लुएंस है उसे ख़त्म कर दिया जाए। अब ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की फायरिंग शुरू हो चुकी है जो इसराइल के अंदर, उसको इस बैकग्राउंड और तनाज़र में आप देख सकते हैं। चंद दिन पहले पाकिस्तान की फॉर्मर डिप्लोमेट जनाब डॉक्टर मलिहा लोधी का भी एक इसी किस्म का कॉलम मैंने देखा डॉन में, किसी अखबार में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो अब ईरान के लिए बहुत बड़ा प्रेडिकेमेंट है कि ईरान उसके जवाब में क्या करे। मैं ये समझता हूँ गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ईरान की जो नई लीडरशिप है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलने के लिए पहुंचे थे, और वहाँ पर उन्हें चाइनीज़ लीडरशिप के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई थी, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, वांग यी के साथ। तो उनकी बहुत कोशिश थी कि हम इसराइल के साथ किसी बड़े झगड़े और जंग में ना पड़ें, और ये भी जो बैलिस्टिक स्ट्राइक की गई है इसमें कई घंटे पहले अमेरिका और इसराइल को और रशिया को नोटिफाई कर दिया गया था। अभी भी ईरान की कोशिश ये है कि ईरान एक लार्जर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बच सके, और उसकी वजह यह है कि मिलिटरली तौर पे, टेक्नोलॉजिकली तौर पे ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में बहुत कमज़ोर भी है और किसी हद तक, बहुत हद तक तन्हा भी है। तो कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन बात रुकते नज़र नहीं आती। अब देखना यह है कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई क्या होगी। जब अप्रैल में ईरान ने तकरीबन 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक, स्लो मूविंग रॉकेट्स का हमला किया था, तो इसराइल ने उसके जवाब में, अच्छा ईरान ने बहुत नोटिफाई करके वो किया था, तो वो बहुत हद तक ऑप्टिक्स थे रिस्पॉन्स के, लेकिन इसराइल ने उसके जवाब में एक सर्जिकल किस्म की स्ट्राइक की थी, और उन्होंने एयरफोर्स का एक ऐसा जो डिफेंसिव कमांड सिस्टम है इस्फहान में, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो नतान्स की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिफेंड करने में एक रोल प्ले करता है। इस वक्त खतरा यह है कि जिस तरह का जहन और मेंटेलिटी बीबी नेतन्याहू की है, इसराइल का अगला हमला नतान्स में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हो सकता है। अप्रैल में वो वार्निंग थी कि हम नतान्स को टारगेट कर सकते हैं, वो उस वक्त भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब खतरा यह है कि उससे टारगेट करेंगे। अब उसके बाद आगे क्या होगा, ज़ाहिर है ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, लेकिन उम्मीद ये है, मेरी उम्मीद ये है कि किसी तरह से अगर चाइनीज़ एंड रशियंस जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लें इस स्टेज के ऊपर इकट्ठे होकर, लेबनान के हवाले से, ईरान के हवाले से, तो फिर तो कोई बड़ी जंग से हम बच सकते हैं। अदरवाइज हम एक बहुत बड़ी तबाही के धाने के ऊपर खड़े हैं, जिसका पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर भी महसूस किया जाएगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।